खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। 11 तारीख है, आज बुधवार का दिन है और उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे, चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। कुछ लोग दफ्तर, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जाने की तैयारियों में होंगे और हम आपके सामने जब आए हैं तो फटाफट से आपको हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करेंगे। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, इसका हमें पूरा भरोसा है, यकीन है, क्योंकि जिस मोहब्बत और शफकत का आप हमारे साथ इजहार करते हैं फ़ोन लाइन्स के ज़रिए से, वो हमें पता लगता है। लेकिन आप हमारे साथ कैसे और ज्वाइन करेंगे जी? फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि ये सारे ज़राए ऐसे हैं जहां पर हमारी नशरियात या तो बराह रास्त चलती है या आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पर आप इस प्रोग्राम की किस्त जो है मुख्तलिफ खबरों को देख सकते हैं, खबरों को पढ़ सकते हैं और इनबॉक्स में आकर आप हमें रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। जहां आपको लगता है कि खबर की तशरीह पूरी नहीं हो पा रही है, खबर कहीं और सिमत में थी, कहीं और हम ले गए हैं, उस पर भी आप अपनी बात रखेंगे ताकि हमें इस बात की हौसला अफजाई हो कि हम जिस सिमत में चलना चाहते हैं क्या वो सही है या गलत है, या कहां पर हमने और ज़्यादा उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे टेलीफोन लाइंस पर भी और राब्ता साइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आकर। तो फिलहाल आज की शुरुआत करते हैं जी प्रोग्राम की, और प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से ज़रा पहले याद माजी की करते हैं, क्योंकि बड़े लोग यही कह रहे थे कि यादी माजी को जिसने याद किया मुस्तकबिल और हाल उसका बेहतर हो सकता है। इसलिए क्या कुछ हुआ है माजी में, आपकी नज़र करेंगे गौहर कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में तय फॉर्मेट के मुताबिक बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 11 मई है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात है, चंद अहम वाक़यात है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जी हाँ नाजरीन, आज 11 मई 1784 में बरतानिया और मैसूर के टीपू सुल्तान के दरमियान अमन माहदी पर दस्तखत हुआ और साल था 1784। और आज ही के दिन यानी कि 11 मई 1955 में इजराइल ने गजा पर हमला किया था। और आज ही के दिन सन 1965 में बांग्लादेश में समंदरी तूफान की वजह से 17,000 अफराद हलाक हुए थे। वो आज ही का दिन था 11 मई 1965। और आज ही के दिन 1951 में 11 मई 1951 में सदर राजेंद्र प्रसाद ने नौ तामीर शुदा सोमनाथ मंदिर का इफ्तिताह किया था और वो था तारीख थी 11 मई, साल था 1951। और आज ही के दिन 11 मई 1988 में फ्रांस ने एटमी तजुर्बात किए हैं, वो आज ही का दिन था और साल था 1988। और साल 1998 में 11 मई 1998 में भारत ने पोखरण में 3 जौहरी तजुर्बात किए हैं। और आज ही के दिन साल 2002 में बांग्लादेश में किश्ती हादसे में 378 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन साल 2013 में यानी कि 11 मई साल 2013 में तुर्की के रिहा चेली इलाके में 2 कार बम धमाकों में 43 अफराद हलाक हुए थे। वो आज ही का दिन था यानी कि 11 मई और साल था 2013। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात, अहम वाक़यात जो हमने आपके साथ ही शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत तो हम कर लेते हैं, लेकिन आज जो खबरों की शुरुआत होगी वो सबसे पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से होगी, क्योंकि पाकिस्तान की 2 बड़ी डेवलपमेंट से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान के हवाले से, और ख़बर जो सामने आपके है टीवी चैनल पर जो आ गया फ्लैग, वो है पाकिस्तान में सियासी भूचाल के बाद दीगर मामलात भी सामने हैं। लेकिन मामला यह है कि सऊदी अरब समेत कई पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क है उन्होंने पाकिस्तान को पैसा देने से इनकार किया। एक तरफ से ये बड़ी परेशानी पाकिस्तान के लिए है, वहीं पर वजीर तिजारत का नाम जल्द सामने आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, जिस तरीके से मॉनेटरी फंड और दीगर इदारों ने फिलहाल कोई पैसा देने से इनकार किया, इधर सऊदी अरब, यूएई और दीगर मुल्कों ने पैसा देने से साफ इनकार फिलहाल किया, तो माली परेशानियां पाकिस्तान के अंदर दरपेश है। और अब पाकिस्तानी हुकूमत जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ का मानना है कि अब एक और पहल की जाएगी, दोस्त मुल्कों के साथ तिजारत को बढ़ाया जाएगा और उन दोस्त मुल्कों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर भारत का नाम भी है। पाकिस्तानी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और अब जो पाकिस्तानी काबीना है उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक कर दिया है कि तिजारत को फ़रोग देने के लिए ट्रेड मिनिस्टर यानी तिजारत के वजीर
के नाम का ऐलान किया जाएगा। जो भारत समेत जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ तिजारत को और कैसे बेहतर करना है और कैसे मजबूत करना है, उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। और ये जो अपॉइंटमेंट होगी जी ट्रेड मिनिस्टर की, इसको अप्रूवल पहले ही काबीना दे चुकी है और 15 मुल्कों के साथ ये तिजारत करने का काम इन्हें सौंपा जाएगा। और माना जा रहा है कि अब जब लंदन के अंदर एक बड़ी ब्रीफिंग होगी, जब लंदन के अंदर एक मीटिंग रहनी है जिसकी सरबराही खुद नवाज शरीफ कर रहे हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान से चले गए हैं, वो भी लंदन चले गए और कुछ और लीडर्स भी चले गए, तो वहां पर कुछ और तय किया जाएगा जिसके बाद इसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आए। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान की खत्म हो न हो, लेकिन एक राह ढूंढी जा रही है कि दोस्त मुल्कों के साथ तिजारत हो, जिनमें 5वें नंबर पर पाकिस्तान ने भारत को भी रखा है, यानी एक तरफ से अफगानिस्तान है, एक तरफ से ईरान है, कतर है, यूएई है, इनके साथ वो लगातार तिजारत कर रहे हैं और उस तिजारत को मजीद मुस्तकम बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। और अब माना जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान जो है वो वजीर तिजारत के नाम का ऐलान आने वाले दिनों में करेगा और इस तरीके से कोशिश की जाएगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच तिजारत हो। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे इख्तिदार में दोनों मुल्कों के बीच में इस तरीके की बातें सामने ज़रूर आ रही थी। तिजारती अंजुमन पाकिस्तान से ये आवाज़ दे रही थी कि सरकार को एक कदम आगे बढ़कर तिजारत को करना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। दोनों तरफ से अपनी अपनी सियासी मजबूरियां मुल्कों को थी। लेकिन अब जिस तरीके से नई पहल हो रही है कि वजीर तिजारत का नाम का ऐलान हो रहा है, 15 मुल्कों की फहरिस्त तैयार की गई है और उन 15 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान ने 5वें नंबर पर भारत को भी रखा, यानी टॉप 10 में भारत को जगह मिली है पाकिस्तान के अंदर। अब देखना होगा कि नवाज शरीफ की हिकमत अमली लंदन से और शहबाज शरीफ की कोशिशें पाकिस्तान से कितनी बर्फ पिघलाने में कामयाब होगी और यह तिजारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो नाज़रीन बढ़ते आगे, जहां पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वहीं अब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो लंदन के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर वो नवाज शरीफ के साथ ही मुलाकात करेंगे, क्योंकि पहले इस हवाले से नवाज शरीफ की जानिब से भी इस बात का अंदिया इशारा दिया गया है कि वो आज लंदन पहुंच गए हैं और आज जो मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, जहां शहबाज शरीफ के वफद के हमरा वो लंदन पहुंच गए हैं और माना जाता है कि आज दोनों के दरमियान जो है मुलाकात होगी और मुल्क के अंदर जिस तरह से हालात पैदा हुए हैं, सियासी बहरान के बाद अब इक्तिसादी बहरान भी पैदा हुआ है, उस पर भी किस तरह से काबू पाया जा सके उस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ जब कल लंदन के अंदर नवाज शरीफ ने मीडिया के साथ बात की, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी इल्ज़ाम आयद कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन होंगे उससे भी इमरान खान से जो आइंदा इलेक्शन है मुकम्मल जान छूट जाएगी। ये नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के अंदर जिस तरह से इस वक्त जो कल्चर है वो गुज़िश्ता 70 सालों में ऐसा कल्चर नहीं देखा गया। ये नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं। ये तो सर से पांव तक जो साबका गवर्नमेंट थी वो बहरान ही पैदा करती रही है हर शोबे में, चाहे वो आइनी बहरान है, चाहे वो मुआशी बहरान है, चाहे वो अपना सियासी बहरान है, चाहे वो मुआशरती बहरान है। यानी मुआशरती भी बहरान पैदा कर दिया। आज देखें हमारा जो कौम का कल्चर जो है वो यानी कि बदल के रख दिया है और बदतमीजी सिखा दी है। बिल्कुल अफसोसनाक तरीके के साथ गुफ्तगू एक कल्चर नया कल्चर को बुनियाद दी है उन्होंने। हमारी तो ये ट्रेडिशंस नहीं है और ये कोई नई ट्रेडिशंस पता नहीं कहाँ से ये लेकर आए हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान के अंदर नाफिज किए। तो पाकिस्तान में 70 साल के अंदर हम पहली दफ़ा इस तरह का कल्चर देख रहे हैं। इमरान खान ने सिपा सालार को इमरान खान ने डायरेक्ट अटैक करते हुए आर्मी चीफ को सिपा को मीर जाफर करार दे दिया। अब बात की जो जलता है, क्या ये डायरेक्ट अटैक नहीं है पाकिस्तान की सलामती पे और खासतौर पे जो भारत इमरान खान ने वो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर। अभी मैं मुख्तसर अल्फाज में मैंने उसका अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो तबाही मचाई है जो ना कभी पहले किसी ने देखी है, ना शायद आइंदा कभी को देखेगा। ये तो पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था ये बंदा। शुक्र अदा करो कि इससे जान छूटी है और इंशाल्लाह जान अब छूटेगी आइंदा हमेशा की।
इमरान खान से जान छूटी है और आइंदा दिनों में और भी जान छूटेगी, क्योंकि इलेक्शंस होंगे तो हुकूमत भरपूर मुजाहिरा अपना करेगी। लेकिन याद रखिएगा, इमरान खान का कल का जलसा भी हुआ है, और कल जब इमरान खान ने बात रखी अपने जलसे में तो उन्होंने एक बार फिर पैदर पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी भुट्टो से लेकर तमाम लोगों पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्होंने मुल्क यानी पाकिस्तानी मुल्क की जो तबाही मचाई है वो किसी से छुपी नहीं, और जिस तरीके से इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए का गबन करके बैरून मुल्क में सरमायाकारी की है वो अब अवाम के सामने, और अवाम हर एक चीज़ को जान रही है। बहरहाल इसाक डार साहब का भी कल एक राना सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिनने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे, इदारे मुदाखलत करें, लेकिन इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे, वो अपना काम करेंगे, उनका भी एक बयान है। तो बहरहाल ये तो थी जनाब पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल, जिस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हमने की, क्योंकि आज का दिन लंदन के जाविये से अहम होगा। देखना होगा कि बर्फ़ कहाँ कहाँ पर पिघलने की कोशिश होगी, और अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर भी ये साल चुनावी साल है, भारत के अंदर भी चुनावी साल होगा, तो क्या इस बीच कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, ये कहना काफ़ी मुश्किल भी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा श्रीनगर की करते हैं, और दो खबरें हम बैक टू बैक आपको बताएंगे, और दोनों खबरों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है जनाब तफसील के साथ इन दोनों खबरों पर गुफ्तगू की जाए। इंशाल्लाह ज़रूर आपके सामने जी तफसील के साथ हम दोनों खबरें रखेंगे। फिलहाल बात श्रीनगर से आपको बताते हैं, जहां पर MBBS सीटों का मामला जो पिछले 1.5 साल से लगातार सुर्खियों में था, बल्कि 1990 से ही लगातार ये सुर्खियों में आ रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके सरकार ने उस पर शिकंजा जो है वो कस लिया है। से SIA ने पहले कार्रवाई की, FIR दर्ज की, उसके बाद मुसलसल कई लोगों से पूछताछ की, गिरफ्तारी की, और अब फाइनली SIA की तरफ से चार्जशीट जो है वो दायर कर दिया गया है, जिसमें वो सारी चीज़ें सामने रखी गई हैं कि किस तरीके से सीटें बेची जा रही थी, यानी पाकिस्तानी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ से जो सीटें पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुर्रियत नवाज लोगों को दी जा रही थी, उन्हें किस तरीके से बेचा जा रहा था, और वो पैसा किस तरीके से बाद में यूज़ किया जाता था, यूटिलाइज होता था जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के हवाले से एक डिटेल चार्जशीट जो है वो दायर कर दिया गया है। स्पेशल जज जो NIA एक्ट के तहत डेजिग्नेट किए गए हैं श्रीनगर के अंदर, मनजीत सिंह मनहास, उनकी अदालत में कल ये चार्ज जो है वो फ्रेम किए गए हैं, और ये FIR जो थी FIR नंबर 5/2020 इसे रजिस्टर किया गया था CIK/SIA ने 27/7/2020 के अंदर, यानी 2020 में FIR दर्ज हुई, 21 पूरे साल कार्रवाई चलती रही, और 22 के कल वाले दिन में बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म जो है चार्जशीट जो है वो दायर कर दिया गया है। और डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस को जब आप एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और जिनके ऊपर इंतहाई संगीन इल्जामात लगे हुए हैं। हिलाल हांजुरी श्रीनगर से हमारे साथ है। हिलाल, जरा अपडेट कीजिएगा, कई दिनों से ये खबर सुर्खियों में थी कि कार्रवाइयां हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, पूछताछ हो रही है, हुर्रियत नवाज लोगों से गुफ्तगू हुई थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। एट द एंड ऑफ द डे जब चार्जशीट दाखिल हुआ है, क्या क्या चार्जशीट के अंदर है, किन लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है? बिल्कुल गौहर, जैसा कि आपने खुद ही जिक्र किया कि ये साल 2020 जुलाई 20 तारीख की इसकी और गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। और कल ही जो UAE की अदालत शहरी श्रीनगर के अंदर है, उसमें जो जस्टिस मनजीत सिंह है, उनकी अदालत में ये चार्जशीट दायर करने के बाद जो चार्जेस है वो तय किए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं 8 अफराद के खिलाफ, जिसमें साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन जफर अकबर भट्ट जो है उसका नंबर पहले आता है, और उसके बाद मजीद 8 अफराद जो है वो इस लिस्ट में रखी गई हैं जिनके खिलाफ ये फर्द जुर्म आयद की गई थी। तो इस तरह से इस केस को जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, और इस इन्वेस्टिगेशन को मिलिटेंसी के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि
बताया जा रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन में एसआई ने जो किया है, उनका कहना है कि जो ये एमबीबीएस सीटें खरीदी जाती थी और उसके साथ साथ जो यहाँ से पैसा हासिल किया जाता था उसको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 इसका ये पार्ट भी था कि जो एमबीबीएस जिन बच्चों को कराया जाता था या मुख्तलिफ टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जब उन्हें पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ले जाया जाता था तो वो ज्यादातर या तो मिलिटेंटों के या जो मारे गए मिलिटेंट है उनके रिश्तेदार होते थे, उन्हें कंपनसेशन देने के लिए किया जाता था। तो 2 पहलू यहां से निकल कर आते हैं। एक कि जो मारे गए मिलिटेंट कश्मीर के अंदर इस मुद्दत के दौरान थे उनके रिश्तेदारों को कंपनसेट किया जाता था और इस कंपनसेशन के तहत उन्हें मुख्तलिफ कोर्सेज खास तौर पर जो एमबीबीएस है वो पाकिस्तान के अंदर कराया जाता था। और नंबर 2 इसमें यह है कि जो मुख्तलिफ कंसल्टेंसीज को भी इसमें बरोईकार लाया गया है, जिनके जरिए से पाकिस्तान के अंदर बाकी साउथ एशियन स्टेट्स को छोड़कर पाकिस्तान के अंदर कम कीमत में एमबीबीएस कराने का जो ऑफर दिया गया था उससे जो पैसा हासिल होता था उस पैसे को भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के लिए या मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। ये इस एसआई की चार्जशीट में जो कोर्ट के अंदर फ्रेम की गई है उसमें बताई गई है और अब इस पे बाज़ाब्ता कार्रवाई जो है कोर्ट की जानिब से भी होगी। हालांकि कोर्ट ने कल भी इस पे दलाइल जो है सुने हैं, जिसके बाद उन्होंने जो है इस पर फ्रेम किए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये मामला साल 2020 से ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए के जेर समाअत था। अच्छा, ये भी बताइएगा कि किन किन लोगों के ऊपर नाम लेकर ये फर्द जुर्म आयद कर दिया गया, क्या वो नाम सामने रखे गए हैं? बिल्कुल, इसमें साल्वेशन मूवमेंट के जफर अकबर भट्ट जो है उनके खिलाफ, और दूसरे नंबर पर फातिमा शाह जो कि वाइफ ऑफ निसार अहमद शाह, रेजिडेंट ऑफ अल-आलम पटन, और इसी के साथ जो तीसरा नंबर है अल्ताफ अहमद भट्ट वलद अब्दुल जब्बार भट्ट जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, काजी यासिर वलद मरहूम निसार अहमद काजी जो कि काजी मौला रेशी बाजार अनंतनाग के हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह वलद गुला अहमद शाह जो कि कलपुरा सलकूट कुपवारा के रहने वाले हैं, सब्जार अहमद शेख वलद बशीर अहमद शेख रेजिडेंट ऑफ नौगाम शंगस अनंतनाग, और इस तरह से 7वें नंबर पर मंजूर अहमद शाह सनाब गुला अहमद शाह रिहाशी कलपुरा सियालकोट कुपवाड़ा, और इसी तरह से महाज आजादी महाज के ख्वाजा मीर अली स्कूल अनंतनाग के जो रहने वाले हैं वो भी इसमें शामिल हैं। गुलाम रसूल मीर जो है एक और नाम है, 8वां नाम, जिसकी चार्जशीट में नाम लिया गया है और इन के खिलाफ फर्द जुर्म जो है आयद की गई। अच्छा, जो इस इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स में सामने आ रहा है, डिटेल डॉक्यूमेंट्स जो अब मीडिया के पास भी कहीं ना कहीं आ ही चुका है, तो उसमें यह कहा गया था कि जनाब कुछ एनजीओज या कुछ कंसल्टेंट जो इदारे हैं, हमारे कंसल्टेशन वाले इदारे हैं जो बाहर भेजते हैं, ज़ेर तालीम बच्चों को बाहर भिजवाते हैं, तो उनके साथ भी रब्ता किया गया। क्या उनका कोई नाम इसमें है, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है या किसी से पूछताछ इस सिलसिले में? देखिए, जो एसआई की स्टेटमेंट अभी तक सामने आई है उसमें यह कुछ भी नहीं कहा गया है कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन इनका इंदराज जरूर इसमें किया गया है कि कैसे उनका इस्तेमाल भी होता था और उसकी तहकीकात क्या है वो अभी डिटेल में हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि उनकी खिदमात को बरोकार लाया गया और उनके जरिए से जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जहां पर एमबीबीएस कराए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर उन कंट्रीज के मुकाबले में ये एमबीबीएस सस्ते दाम पे होता था, सस्ती कीमत पे होता था। और उनका मानना है, एसआई का मानना है कि इसकी पीछे मंशा थी कि जो कुछ भी पैसा है वो यहीं से इकट्ठा किया जाए और यहीं पर मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह के इल्जामात जो है वो लगाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल चार्जशीट जो है फ्रेम कर दिया गया है 7 लोगों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट के अंदर, और ये मामला जनाब सामने रखा गया है जिसमें ये सारी बातें हमने आपके सामने रख दी है। एसआई ने जो कार्रवाई की, अब एक और कार्रवाई की भी बात आपके सामने रखते हैं,
और बात करते हैं इलाहिदगी पसंद खीमे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, जिनके लीडर पिछले कई अरसे से नज़रबंद है और उनके ऊपर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ और दीगर मामला को लेकर केसेस चल रही हैं। वहीं पर दिल्ली अदालत में कश्मीरी इलाहिदगी पसंद लीडरों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वहाँ पर भी चार्ज कर दिया गया है जी, फ्रेम कर दिया गया है चार्जशीट। और यहाँ दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक समेत कई लोगों को कल फर्द जुर्म के नाम जो आयद किया गया था उन्हें गिल्टी करार दिया गया। लेकिन श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक केस की सुनवाई जो है वो टाली गई थी। डिटेल जो आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि इस पर भी कुछ लगातार हमें सोशल मीडिया पर काज रखे, थोड़ी सी डिटेल इसमें भी बताई जाए, क्योंकि दिल्ली वाली खबर थी ये। तो इलाहिदगी पसंद लीडर यासीन मलिक गिल्टी करार दिए गए हैं जी, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया और उसमें उन पर जो संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं वो लगा दिए गए हैं कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तो उनके ऊपर जो 2017 से केस चल रहे थे उसमें उन्हें मुलजिम करार दिया जा रहा है। और सेक्शन 16 जो टेररिस्ट एक्ट है, 17 फंड रेजिंग के हवाले से जो है इलाहिदगी पसंद खीमे के लिए, 18 वाला कानून जो है वो कॉन्स्पिरेंसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं, 20 है जी कि ऑर्गेनाइज करना गैंग्स को और ऑर्गेनाइज करवाना उन सभी लोगों को, ये भी उन पर इल्ज़ाम है। और इसी तरीके से UAPA सेक्शन 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है, 124A सेडेशन का चार्ज है जिसको लेकर आज हंगामा हो रहा है जी इंडियन पेनल कोड के अंदर। तो कल ये सारे चीज़ें रखी गई सामने और स्पेशल जज जो परवीन सिंह है उन्होंने ये पूरी मामला सुना और उसके बाद हेयरिंग आर्ग्यूमेंट के लिए, यानी इस पर मजीद बहस करने के लिए और सज़ा क्या दी जा सकती है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस क्या होगा जी, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर 19 मई की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। और ज़राया जो हमें बता रहे हैं कि कम से कम यासीन मलिक पर जो सज़ा लग सकती है वो उम्र कैद की हो सकती है। ये डिटेल जो है वो ज़राया हमें बता रहे हैं, क्योंकि उसके साथ साथ जहाँ यासीन मलिक के खिलाफ उम्र कैद की सज़ा लग सकती है और 19 तारीख को हतमी फैसला जो है वो मुतवक्का है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने जो फॉर्मली फ्रेम चार्जशीट किया गया था जी कश्मीरी इलाहिदगी पसंद लीडरों के लिए, जिनमें फारूक अहमद डार, इलियास बिट्टा कराची, शबीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफ्ताब अहमद शाह, अल्ताफ़ अहमद शाह, नईम अहमद खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा महराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट्ट, ज़हूर अहमद शाह वटाली, शबीर अहमद शाह और उसके साथ साथ अब्दुल रशीद शेख, नवीन कुमार किशोर गुप्ता, इनके खिलाफ भी जो है वो चार्जशीट फाइल कर दिए गए हैं और इन पर ये इल्ज़ाम है कि ये भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों और दीगर इल्ज़ामात इन पर भी बताए गए हैं। इसके साथ साथ लश्कर तैयबा के बानी हाफिज़ मोहम्मद सईद, हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह सईद सलाहुद्दीन को इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया है, क्योंकि वो न तो हाथ आए और ना ही कोर्ट के सामने पेश हुए, इसलिए उन्हें इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया है। कम्युनिकेशन जो सामने आ रही है जी श्रीनगर से हमारे पास वो ये थी कि क्योंकि श्रीनगर के अंदर भी एक अहम तरीन केस की समाअत होनी थी बिचा कराची के हवाले से, जो JKLF के लीडर बताए जा रहे हैं उन पर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है कश्मीरी पंडितों की कत्ल के हवाले से। उन्होंने खुद भी एक इंकिशाफी जो इंटरव्यू था उसमें बात कही थी। बहरहाल कल जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो हो नहीं पाई थी, जिसके बाद उनके वकील की तरफ से ये दरख्वास्त की गई कि इस केस की समाअत को जो है वो टाला जाए और कल ये समाअत जो है वो टाली गई। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई 2017 को एक PIL चला गया था कश्मीरी पंडित रूट्स इन कश्मीर के नाम से, जिसमें यह कहा गया था कि सभी एविडेंसेस को जमा किया जाए और 27 साल से जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट बैरून मुल्कों के अंदर है उनसे पूछा जाए और उसके बाद चार्जशीट जो है वो फ्रेम किया जाए इलाहिदगी पसंद खीमे के खिलाफ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं जो एक्सोडस के पीछे है, यानी जिन्होंने हिजरत करवाने पर मजबूर किया एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को। बहरहाल कोर्ट ने उस वक्त रिजेक्ट किया था, उसके बाद दूसरी एक PIL आई थी उसको भी रिजेक्ट किया था, कहा था कि ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल अब सबकी नजर
नजरें जो है वो अदालत पर रहेंगी, क्योंकि एक तरफ से जहां श्रीनगर के अंदर सीटों का बंटवारा जो चल रहा था, MBBS सीटों का जो घोटाला था, उस पर सरकार ने शिकंजा कशा, अदालत के सामने केस है। वहीं पर अब सबकी नजरें 19 मई पर रहेंगी कि कितनी सजा इन सभी लीडरों को मिलेगी जिनके ऊपर फर्द जुर्म NIA अदालत में कर दी गई है, और उसकी सुनवाई भी स्पेशल जज ने की, और फाइनल जो हियरिंग है वो 19 मई बताई जा रही है। जी तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात जहां हुर्रियत की कर रहे थे, अदालत की कर रहे थे, अब जरा जम्मू कश्मीर के खासकर वादी कश्मीर के तलबा के हवाले से, क्योंकि तलबा के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कानून में एक तरमीम की है और नई गाइडलाइनें से जारी कर दी हैं। हायर एजुकेशन महकमा के लिए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं, क्योंकि जब तालिब इल्म जो है मुख्तलिफ एडमिशन कोर्सेज के लिए दाखिला लेते थे या फीस जमा करते थे, उस सिलसिले में कुछ शिकायत मौसूल होने के बाद ही अब हायर एजुकेशन की जानिब से कुछ रहनुमा खतूत जारी किए, किस तरह से उनसे फीस वसूल की जाएगी और फीस कहाँ पर होगी, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। और कॉलेज फंड के मामले पर भी अहकामात जारी हुए हैं, और इस सिलसिले में जो नई गाइडलाइनें जारी की गई उसमें सेंटर पूल का अकाउंट जो है उसे लाजमी करार दिया गया। ये हायर एजुकेशन की जानिब से जो मिसकंडक्ट कॉलेजेस के अंदर जो फंड्स की रकूमात उसमें खुरुद बुरुद होता था, उस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर नए रहनुमा खतूत भी जारी किए गए हैं, और तलबा से जो फीस वसूल एडमिशन के दौरान जो उनसे रकूमात ली जाती थी, फीस ली जाती थी, उसके बाज़ाब्ता तौर पर रिसिप्ट भी साथ होगी, और साथ ही साथ डिटेल जो है इस सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए गए। लोकल फंड जो यूज होता था जी स्कूल्स कॉलेज के अंदर, उसमें अब कॉलेज के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किस तरीके से लोकल फंड को यूज किया जाए उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर गाइडलाइन जारी कर दी है, और उस गाइडलाइन का नाम रख दिया है जम्मू कश्मीर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल फंड गाइडलाइन 2022। इस गाइडलाइन के अंदर क्या कुछ है समझने की कोशिश करेंगे, और आप भी समझिएगा क्योंकि इसके साथ काफी लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ। सीधे चलेंगे श्रीनगर, सही तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से बताइएगा, ये जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने व्हिप जारी किया है, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट आइंदा ना हो और सेंटर पूल बनाने की बात कही गई है, और ये कहा गया ये जो कॉलेज यूटिलाइजेशन फंड होता था, लोकल फंड होता था, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कहां पर इस्तेमाल करना है, क्या सारी वजाहतें इस तरमीम के अंदर है जो जम्मू कश्मीर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल फंड गाइडलाइन 2022 जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में महकमा आला तालीम यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिन्होंने महकमा PDD से अब शिफ्ट किया गया था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, रोहित कंसल बड़े इनोवेटिव है, और जिस डिपार्टमेंट चाहे वो एस्टेट्स प्लानिंग या उसके बाद इंफॉर्मेशन, उसके बाद PDD, और अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मजीद बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी शिकायतें रहती थी कि किसी तालिब इल्म का एडमिशन होता था, उसके बाद करंट फाइनेंशियल ईयर में वो माइग्रेशन करता था। फॉर एग्जांपल UGC ग्रेड्स या दूसरे कॉलेजों स्कूलों, या अब आपके पास काफी बड़ी तादाद में कॉलेज का चयन बन चुका है, जिसमें आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं। अब ये फाइनेंशियल ईयर में अगर एक स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करेगा तो उसे दोबारा फीस अदा नहीं करनी होगी। दूसरी बड़ी अहम बात जो इसमें रहनुमा खतूत में इरसाल की गई है, उसमें अब यह होगा कि ये जो आपका लोकल फंड जमा किया जाता है वो आपके दाखिले के वक्त पैसा जमा किया जाता है जब एनरोलमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके इस कॉलेज में एडमिशन होता है। अब उस पैसे से आपको बाज़ाब्ता तौर पर रेनोवेशन, मेंटेनेंस और हल्की फुली आपके गार्डन्स में काम होगा, आपका रेनोवेशन का काम होगा, आपका कहीं ना कहीं पेंटिंग वगैरह का काम होगा, कुछ अखराजात जो आपके दफ्तरों में खर्च होते हैं वो उस फंड से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी बाकायदा तौर पर आपको रिसिप्ट हासिल करनी होगी और प्रिंसिपल मजाज होगा, उसके पास इस सारे इख्तियार खुद महफूज रहेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर जब आप एडमिशन को शिफ्ट करने की बात करते हैं तो उस वक्त जो दायरा इख्तियार होगा वो यूनिवर्सिटी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी जो है वो खुद अपने हद इख्तियार में रखेंगी, क्या वो करंट फाइनेंशियल ईयर में बच्चे के तालिब इल्म का दोबारा चार्ज लेते हैं नहीं। ये बात इसलिए बड़ी लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में डिग्री कॉलेजों के अंदर चाहे वो शहर देहात हो, कस्बा जात हो या सिटीज में हो, बहुत ज्यादा मामला चलते आए हैं कि जनाब फलानी प्रिंसिपल का तबादला इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके मामले में फुरुद के कुछ मामला नजर आए। और इसी बीच में वेमेंस कॉलेज, SP कॉलेज और उसके बाद इस्लामिया कॉलेज और बाकी जिला सदर मकामत या साइंस कॉलेज जम्मू में जो बाकी कॉलेज हैं बहुत ज्यादा खुर्द के मामला नजर आए थे।
लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पर रोहित कंसल ने यह हुक्मनामा जारी किए। अब ये देखना होगा कि ये हुक्मनामा कितना मसावी होगा। हालांकि कोई नई बात नहीं है कि आप प्रिंसिपल को हिसाब किताब उससे मांगेंगे, आप रेनोवेशन का पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के माइग्रेशन में आपको दोबारा फीस अदा नहीं करनी होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी ये बात थी उस नए रहनुमा खतूत की जो जारी कर दिया गया यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल फंड्स गाइडलाइन 2022, जिसके तहत तलबा के लिए थोड़ी सी राहत है, लेकिन सेंट्रल फंड को भी बनाने की, सेंट्रल पूल अकाउंट को भी जारी कर दिया गया, जिसे मेंटेन लाजमी जो है वो करार दिया गया है। और जितना भी ये लोकल फंड होगा इसे आप सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए इख्तियार जो है वो मकामी प्रिंसिपल्स को भी दे दिया गया। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बच्चों की बात हो रही है, तलबा की बात हो रही है, तो तलबा के लिए एक और अच्छी खबर भी है। क्या कुछ वो खबर है बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। उसके बाद आपको बताएंगे कि छापामार कार्रवाइयां हुई थी, वो कार्रवाइयां क्यों हुई थी और उसके पीछे की कहानी है क्या, क्योंकि तरह तरह की बातें कल से सोशल मीडिया पर चल रही है, उस पर हम आपको एक तफसीली बात बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या कुछ हुआ है, और कुछ मुल्की खबरें भी आपके सामने रखेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे।